Today is our last chapter, writing and planning for effective business letters. So पहली चीज़ हमने ये देखनी कि business letters होती क्या है. जो business letters हैं वो दूसरे टाइप की letters से थोड़ी different होती हैं. क्यों? Reason. सबसे बड़ा reason ये कि business letters आप किसको लिखते हो? Client को, किसी कंपनी को. ठीक है. So business letters differ from other kind of writing activities. First, it is usually addressed to only one specific person. किसी एक specific person को लेके address होती, किसी कंपनी को लेके. ठीक है ना. हम business letter हर एक को नहीं लिखते, हम आपस में कोई business letter नहीं लिखेंगे. ठीक है. अगर हमने कोई मेल करनी है within the company, तब वो business correspondence होगी. अगर within the company, ठीक है ना. वैसे normally हम एक दूसरे को hello hi, that is not business. So business में होता है क्या है, business letters में ये किसी कंपनी, किसी client, किसी position के लोगों को आप भेजोगे. One specific person, and thus it is important for the writer to think about the reader from your view of point या attitude. उसके अलावा हर तरह की letters होती है. There are various kind of letters following in and out of a business. सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है what is the effective letter writing. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि you have to write clearly. आपकी क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए, क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, या टाइप जो आपने लेटर भेजनी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. उसमें पहली चीज़ होती है बेसिक गाइडलाइंस फॉर राइटिंग. द वन ऑफ द मोस्ट प्रेजेंट फॉर द अदर प्रिंसिपल्स टू हैव मीनिंग इज टू राइट क्लियरली, टू राइट द मैसेज इन सच अ वे दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड. आपने मैसेज इस तरह से लिखना है कि रीडर जो है, जिसने आपका मैसेज पढ़ना है, वो समझे कि आपने लिखा क्या है. You can achieve clarity by making your message accurate and complete by using familiar words. आपका कैसे clarity होएगी? अगर messages जो है, आपके जो words हैं familiar हों, business tone के words हों, ठीक है, words that are familiar by avoiding dangling expressions. Expressions कोई dangling नहीं होने चाहिए. business letters में हम कोई emoji नहीं डाल सकते, smiley नहीं भेज सकते, हा 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 नहीं कर सकते हो. सो वो letters होने चाहिए, वो उस तरह की expressions होनी चाहिए जो कि familiar है, जो कि उनको पता हो कि yes, this is the main thing जो आपने उस चीज़ में लिखी है. सबसे पहली चीज़ उसमें होती है बी एक्यूरेट. एक्यूरेट क्या होता है? एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. ठीक है. A writer's credibility is perhaps his or her most important asset, as credibility depends greatly on accuracy of the message. आपका जो मैसेज है वो एक्यूरेट होना चाहिए. If by carelessness, lack of preparation or a desire to manipulate, a writer misleads the reader. ठीक है. राइटर जो है वो रीडर को मिसलीड कैसे करता है? जब हमारे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हमारी लेटर्स क्लियर ना हो. सपोज करो फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोई मेल भेजनी है, स्टूडेंट्स को हमने भेजनी है. अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस करेक्ट होगा, मैं रोहिणी को बोलूँ कि मैंने 7 बजे क्लासेस लेनी है फर्स्ट सेमेस्टर की. अगर मैसेज क्लियर ना हो, मैं ढंग से लिख के ना भेजूँ या ढंग से ना बताऊँ, अगर मैंने कोई मेल भेजनी है, किसी और को भेज दे मैसेज, सेकंड सेमेस्टर वालों को भेज. तो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर होनी चाहिए. अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या आउटसाइड. सपोज करो किसी और कंपनी को, किसी और इंस्टीट्यूट को हमने कोई लेटर फॉर्मेट करके भेजनी है, या हमने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है. सो रोहिणी कैसे भेजेगी? अगर पूरा क्लियर होगा कि हाँ हमने ये भेजना है. अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? या तो हमारी केयरलेसनेस, रीजन बाद में क्या खड़ा होता है, केयरलेसनेस, या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, हमें मालूम नहीं था कि हमने क्या कन्वे करना है, और इसको मालूम नहीं चलेगा कि आगे हमने मेल क्या भेजी है, अगर हमारी ही आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस क्लियर ना हो. सामने वाला जो है, फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा इज द लास्ट इंप्रेशन. इंप्रेशन ही गलत पड़ जाएगा कि इनको तो आपस में ही नहीं पता चल रहा, तो हमारे साथ क्या बिजनेस डील करें. ठीक है. A writer misleads and damage the immediate as well as long lasting relationship damage हो सकता है. जिस कंपनी के साथ अगर हमने डील करनी है, जब उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारे लिए गलत हो जाएगा, तो वो हमारे साथ क्या बिजनेस करेंगे. A reader who has been fooled once may not trust the writer again. Naturally, अगर आप कोई जो रीडर है, जो एक बार आपने उसको गलत मैसेज भेज दिया, तो दोबारा ट्रस्ट इशू भी खड़ा होता है, वो क्यों ट्रस्ट करेगा. ठीक है. Next is accuracy can take many forms. The most basic is the truthful presentation of facts and figures. अगर आप किसी को कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, सही होने चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स. पहले खुद क्लियर कर लो.
ठीक है, अगर आपके क्लियर नहीं है तो जो सामने वाला पर्सन है उसके लिए भी क्लैरिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज, ये एग्जांपल्स है, ये देख लेना। बी कंप्लीट, क्लोजली रिलेटेड टू एक्यूरेसी इज कंप्लीटनेस। कंप्लीट मैसेज भेजो। हाफ मैसेज हाफ बेक्ड होता है, उसको फ्रेजल वर्ड होता है हाफ बेक्ड थॉट्स या हाफ बेक्ड मैसेज, वो नहीं कभी करना चाहिए। पूरा कंप्लीट मैसेज भेजो। अ मैसेज दैट लैक्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्रिएट inaccurate impressions. A message is complete when it contains all the information the reader needs, no more no less. जो कुछ उस रीडर को इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको पूरी भेजो, ना कम ना ज्यादा। सपोज करो हमने, जैसे आपको एलपीयू की नोटिफिकेशंस आती है ना, अगर वो ये लिख के भेज दे योर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग, बस क्या है ये मैसेज, कब है, क्या डेट शीट है, कब हो रहे हैं, इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो इट शुड बी एक्यूरेट। As start 5 answer is 5 is tell the reader who what where when। अगर जो भी कुछ आपका मैसेज है तो पूरा क्लैरिटी में होना चाहिए, who कौन, what where when, सब कुछ क्लियर होना चाहिए inside a message। next is use familiar words। your message must be understood before someone can act on। आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए कि वो अंडरस्टूड हो, पहले से समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, यू मस्ट यूज वर्ड्स दैट आर बोथ फेमिलियर टू यू सो दैट यू मे नॉट मिस यूज द वर्ड्स एंड फेमिलियर टू योर रीडर्स। ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आपके लिए भी फेमिलियर हो और जो पढ़ता हो उसके लिए भी। अब जो आपको जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं एलपीयू से, आप फेमिलियर हो गए। जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन ली थी आप अनफेमिलियर थे, पर धीरे 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 आपको पता चल गया, अच्छा 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 ये मतलब ये है, ये है, ये है, सारा कुछ आप समझने लग पड़े। Next is avoid dangling expressions. A dangling expression is any part of a sentence that is not logically fit with the rest of the sentence. ठीक है, ये जो logically fit नहीं होता rest of the sentence, its relationship with the other parts of the sentence is unclear as it dangles। मतलब ये हुआ कि हमने starting lines लिख दी कि this is to inform all the students that the following dates, hope you are all well and it is very much good that we enjoyed Diwali। ये क्या मैसेज बना? पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी, फिर पता नहीं क्या बीच में आ गया, डैंगलिंग वर्ड्स हो गए। ठीक है, सो इट शुड बी, जो स्टार्ट किया है इट शुड बी क्लियर। जो मैसेज हमने देना है या हमने जो नोटिफिकेशन भेजनी है इट शुड बी क्लियर। ये नहीं कि पहली लाइंस कुछ चल रही बीच में पता नहीं अब कहाँ से उठाकर आपने डाल दिया। To correct dangling expressions, make the subject of the sentence the doer of action expressed in the introductory clause। Move the expression closer to the word that modifies। अगर dangling expression हो चुका है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज है कि जो subject of the sentence जो है वो डूअर ऑफ एक्शन जो है एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि जो आपका अगर कोई गलत हो गया है तो उसमें से करेक्ट करो। तो जो डूअर है, डूअर मतलब जो कर रहा है, डूअर मीन्स जो कर रहा है, डू क्या होता है करना, डूअर मीन्स जो कर रहा है। ठीक है, मेक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द डूअर। जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है जो डूअर को करेक्ट करना है, जिसमें आपका इंट्रोडक्टरी क्लॉज सही हो, एक्सप्रेशन सही हो। उसके अलावा मूव द एक्सप्रेशन क्लोजर टू द वर्ड दैट मॉडिफाइज। जो एक्सप्रेशन है वो जो क्लोजर करो उस वर्ड से जो हमने मॉडिफाई करना है, ताकि दूसरे पर्सन को पता हो। नेक्स्ट इज डोंट्स। आफ्टर रीडिंग द प्रपोजल अ फ्यू प्रॉब्लम्स अकर्ड टू मी एज रिटन द सेंटेंस इम्प्लाइज अ फ्यू प्रॉब्लम्स रीड्स द प्रपोजल। ठीक है, जब हमने एक प्रपोजल लिखा, जब हमने अपना राइट अप लिखा, तो प्रपोजल क्या होता है? कुछ राइट अप लिखना। ठीक है, तब कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई। एज रिटन द सेंटेंस अप्लाई, जैसे रिटन हुआ है सेंटेंस वो क्या बता रहा है? अ फ्यू प्रॉब्लम्स जब अकर हुई तो उनको हमने कैसे कैसे सॉल्व करना है। आफ्टर रीडिंग द प्रपोजल्स, ये है डू और डोंट्स, या पढ़ लेना। ये सारा का सारा क्या है? करेक्ट किया है डैंगलिंग एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट इज प्रेफर शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स। शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स आर लाइकली टू बी अंडरस्टूड, लेस लाइकली टू डिस्ट्रैक्ट द रीजन। हमेशा शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स को यूज करो। ये नहीं हमने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने, नहीं। आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो तब आप बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिखोगे, बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट
वर्ड्स लिखोगे। अगर आपको नोटिफिकेशंस आती हैं या कुछ भी आता है, क्या लिखा होता है उसमें? आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और उसके बाद या डियर स्टूडेंट्स, और आगे नोटिफिकेशन होती, कोई लंबे लंबे ग्रंथ तो नहीं ना लिखे होते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स को यूज़ करें। उसके बाद when you speak and write, no law says that you have to use big words। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कोई ये कानून नहीं कहता आपने बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लिखने हैं। शॉर्ट आर गुड एज लॉन्ग वंस एंड शॉर्ट ओल्ड लाइक सन एंड ग्रास एंड होम आर द बेस्ट। ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, नीचे सिर्फ एग्जाम्पल्स दी हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लिखने हैं। शॉर्ट वर्ड्स लिखो बट टू द पॉइंट, प्रोसाइज। व्हाट इज प्रोसाइज? टू द पॉइंट वर्ड। जिस चीज़ में क्लैरिटी हो वो चीज़ आपने लिखनी है। A lot of small words more than you might think can meet your with the strength, grace and charm that large words lack। कई बार छोटे छोटे वर्ड्स भी आपके राइटिंग में वो अच्छा ग्रेस, चार्म लेकर आएंगे जो बड़े बड़े वर्ड्स कई बार मिस आउट हो जाते हैं। Big words can make the way dark for those who hear what you say and read what you write. They add fat to your prose. Small words are the ones which seem to have known from birth। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, वो आपके प्रोज में जो आपने लिखना है, प्रोज में जो कुछ आपने लिखना है, एक तो होता है पोएट्री, एक होता है प्रोज, जो आपका राइट अप है जो उसमें लिखना है, कभी कभी बड़े बड़े वर्ड्स उसमें एक फैक्ट का तरह काम करते हैं। पर जो स्मॉल वर्ड्स हैं वो उस तरह से आपके लिए मीनिंगफुल होते हैं जो आपने बर्थ से सीखे। फ्रॉम बर्थ वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ वर्ड्स। तो कई बार जो बड़े बड़े हम सोचते हैं ना, हम बड़े बड़े वर्ड्स, हम बड़ी वोकैबुलरी लिखेंगे, उनमें वो मीनिंग क्लियर नहीं होता जो हमारे छोटे छोटे शब्दों से मीनिंग क्लियर हो सकता है। शॉर्ट वर्ड्स आर ब्राइट लाइक स्पार्क्स। ये सारी एग्जांपल्स लिखी हैं। दैट ग्लो इन द नाइट, शार्प एंड लाइक ब्लेड ऑफ अ नाइट, हॉट लाइक सॉल्ट एंड टीयर्स। ये सारी एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट विद विगर। व्हाट इज विगर? विगरस लैंग्वेज इज स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट। विगरस लैंग्वेज जो होती है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है और कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या होता है? पूरा मतलब जिसमें निकले कि हाँ इसमें ये मतलब है, इसमें ये मतलब है। लिम्प लैंग्वेज इज फिल्ड विद क्लिंचेस, स्लैंग, बज़वर्ड्स। विगरस राइटिंग होल्ड्स योर रीडर इंटरेस्ट। जो लिम्प लैंग्वेज है, लिम्प क्या होता है? लंगड़ा के चलना। लिम्पिंग को क्या होती है? लंगड़ा के चलना। तो लिम्प लैंग्वेज जिसमें लैंग्वेज में आपका मतलब नहीं क्लियर हो रहा, वो क्लिंचेस और स्लैंग वर्ड्स के साथ यूज हो सकती है। स्लैंग मतलब बे अर्थ के वर्ड्स जिसमें कोई अर्थ ना निकलता हो, या स्लैंग लैंग्वेज अच्छे वर्ड्स ना हो, बैड वर्ड्स हो। पर एक विगरस राइटिंग जो है वो आपके रीडर का इंटरेस्ट बना के रखती है आपके राइटअप में, कि उसका एक इंटरेस्ट बन के रखे कि यस जो आपने लिखा है ये इंटरेस्टिंग भी है। एंड कैन पॉसिबली अचीव द ऑब्जेक्टिव। अ सेकेंड रीजन फॉर writing a vigor is for writing with vigor has nothing to do with language itself. Vigorous writing tends to lead vigor to the ideas presented। ठीक है। विगरस राइटिंग का सेकेंड रीजन क्या होता है? ये होता है कि जो आपने आइडिया प्रेजेंट किया है, जो आइडिया मोस्टली जो आपने राइटअप लिखना है उसमें एक आइडिया ही प्रेजेंट करना है, वो आइडिया की क्लैरिटी हो, ये होता है सेकेंड रीजन विगरस राइटिंग का। अब उसमें क्या होता है? गुड आइडिया लुक्स इवन बेटर ड्रेस्ड इन विगरस लैंग्वेज देन अ वीक आइडिया लुक्स इवन वीकर ड्रेस्ड इन लिम्प लैंग्वेज। तो गुड आइडिया जो है वो विगरस लैंग्वेज में बहुत अच्छा दिखता है। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है? यूज स्पेसिफिक एंड कंक्रीट लैंग्वेज। As discussed, communication barriers caused over by abstraction and ambiguity are possibly choose specific words that have a definite। वही बात जो मैंने पहले बोली थी कि जो words वो वाले यूज करना जिनका एक definite meaning है। आगे सिर्फ examples दी हुई हैं। नेक्स्ट इज राइट कॉन्शियसली। बिजनेस पीपल आर बिजी पीपल। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, ना ही आपके पास टाइम है, ठीक है। तो जब आपने लिखना है बहुत कॉन्शियसली लिखो कि आपने क्या मतलब, अगर सपोज करो आपने किसी को बिजनेस प्रपोजल भेजा या आपने किसी को कंसाइनमेंट भेजनी है, सॉरी इनवॉइस भेजनी है, कोटेशन भेजनी है, सो बी वेरी क्लियर कि हमने क्या लिखना है, क्या होना है। वो भी बिजी है, आप भी बिजी हो, सो इसलिए लंबे लंबे ग्रंथ नहीं लिखने। हेलो ग्रीटिंग्स के बाद आपने क्या करना है? उनको सिर्फ मैसेज लिखना है, या आपने अपनी कोटेशन भेजनी है, या आपने जो भी कुछ उनको मेन प्रपोजल है वो आपने भेजना है।
Redundancy is unnecessary repeating of an idea that has already been expressed or imitated. Eliminating repetition contributes to less consciousness. बार बार रिपीट मत करो कि प्लीज पे योर आउटस्टैंडिंग बिल हर लाइन के बाद. अगर आपने किसी को आउटस्टैंडिंग बिल का आपने भेजा तो एक बार बोल दो, बार रिपीट नहीं करना. मतलब अननेसेसरी वर्ड्स की रेपिटेशन मत करो. डोंट साइनिंग बोथ कॉपीज ऑफ द लीज इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट. साइनिंग बोथ कॉपीज ऑफ द लीज इज नेसेसरी. अब देखो कि किस तरह से आपने लिखना है. साइनिंग बोथ कॉपीज ऑफ द लीज इज नेसेसरी. अब ये देख लो कि डू और डोंट्स क्या क्या होते हैं. डू हो गया कि जो अपनी चीज लिखनी है, डोंट जो आपने चीज नहीं लिखनी. अ रिक्वायरमेंट इज डेफिनेशन और नेसेसरी इज ओनली द वर्ड्स विच आर नीडेड एंड द कॉम्बिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग वर्ड्स टुगेदर. डोंट कंफ्यूज. आप कभी भी किसी को रेपिटेशन मत करना वर्ड्स की. वही बार बार रिपीट किया गया है. ना तो आपने वर्ड्स की रेपिटेशन करनी है, ना ही आपने रीडर को कंफ्यूज करना है कि वही है. डोंट यूज अननेसेसरी वर्ड. ये बार अवॉइड वर्डी एक्सप्रेशंस. ये सिर्फ रिपीट किया हुआ है, कुछ भी नहीं है, बल्कि सब कुछ रिपीट किया. ठीक है. ना ही आपने कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज करनी है. प्रेफर पॉजिटिव लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना है, स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी. उसके अलावा आपने जो है शॉर्ट में इतना शॉर्ट भी नहीं लिखना कि उसको समझना है. आपने क्या करना है, क्लियर होना चाहिए. आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए. उसके अलावा आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए और आपकी जो सेंटेंसेस हैं वो भी पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट इज यूज अ वैरायटी ऑफ सेंटेंस. जैसे सिंपल सेंटेंसेस. अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट. ये आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर किए हैं, वही चीज़ है. कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है. और वॉइस नरेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए. आपने टेंस कौन सा लगाना है, पास्ट में या प्रेजेंट या फ्यूचर, आपने वो सब कुछ ही करना है. यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अप्रोप्रिएटली. एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आपने बहुत अप्रोप्रिएटली यूज करने. कहाँ पे एक्टिव यूज होना है वहाँ पे एक्टिव यूज करना है, जहाँ पैसिव यूज होना है वहाँ पे आपने पैसिव वॉइस यूज करनी है. कीप द पैराग्राफ यूनिफाइड एंड कोहेरेंट. यूनिटी क्या होती है, यूनिफाइड पैराग्राफ्स गिव्स इंफॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉपिक. नेचुरली वही बात रिपीट होके आ गई ना कि यूनिफाइड पैराग्राफ वही होगा जो कि रिलेटेड टू द टॉपिक होगा. ठीक है. टॉपिक से रिलेटेड होगा, उसकी यूनिटी बना के रखनी है. उसके अलावा आपने कभी भी डूज एंड डोंट्स पढ़ लेना. उसके अलावा आपने कभी भी आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना. नेक्स्ट इज कोहेरेंस. कोहेरेंट पैराग्राफ वीव्स सेंटेंसेस टुगेदर. ठीक है. जो कोहेरेंस पैराग्राफ होता है वो वीव करता है सेंटेंसेस को टुगेदर, जोड़ के रखता है. जो हम मैंने पहले आपको बताया था कि कहाँ स्टार्टिंग लाइन बीच में कुछ और, वो नहीं होना चाहिए. बिल्कुल जोड़ के रखिए आपके सेंटेंस को. जो आप कहना चाहते हो, जो आप मीनिंग क्लियर करना चाहते हो, वो क्लैरिटी में बना रहे. ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये पढ़ लेना. यूज पैरेलल स्ट्रक्चर. पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है, द टर्म पैरेलल मीन्स यूजिंग सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉर सिमिलर आइडियाज. मैचिंग एडजेक्टिव्स. ये भी मैंने आपको पिछले दिन, ये वही रिपीटेड ही है सारा. ठीक है. कि आपने जो है पैरेललिज्म, एडजेक्टिव्स. यूज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. ये मैंने पहले भी बोला था ना, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को यूज करो. आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो कि सामने वाली पार्टी इंप्रेस हो जाए. कंट्रोल पैराग्राफ लेंथ. पैराग्राफ की लेंथ आपने कैसे कंट्रोल करनी है. कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं होता पैराग्राफ की लेंथ कंट्रोल करने को, बट आपने करनी है. कैसे. There is no fixed rule for paragraph length and occasionally 1 or 10 sentences. Paragraph might be effective. However, most paragraphs are good for business writing which fall into 60 to 80 words range, long enough for topic sentence. ठीक है. And 3 or 4 for supporting sentence. 60 to 80 words या इस तरह का पैराग्राफ हो जो कि supporting sentence की तरह बन जाए. Now, what are the type of business letters? First is routine business letters. Routine business letters will fall into 1 or 3 categories, जिसमें होती है डायरेक्ट रिक्वेस्ट. सबसे पहली चीज़ होती है डायरेक्ट रिक्वेस्ट. आपने डायरेक्ट रिक्वेस्ट किसी पार्टी को भेजी है. इंफॉर्मेशन दैट इज एक्शन ऑफ ऑर्डर लेटर और डायरेक्ट क्लेम लेटर. जो आपने किसी को ऑर्डर भेजा है या डायरेक्ट क्लेम लेटर भेजी है वो. नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिप्लाईज कंटेन कंप्लेनिंग विद रिक्वेस्ट. डायरेक्ट रिप्लाई कैसे आ जाता है, जब आपने किसी को लेटर भेजी है, सपोज करो किसी को आपने डायरेक्ट लेटर भेजी है, कोई ऑर्डर भेजा है, फिर उनका रिप्लाई, दैट इज डायरेक्ट रिप्लाई. ठीक है. In fact, working with direct pattern requires writers to put their request first, followed with a detailed explanation. डायरेक्ट लेटर में क्या चीज़ होती है, पहले आप अपनी रिक्वेस्ट भेजोगे और उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपने भेजनी है
कि क्यों आपने वो लेटर उसको लिखी है, ठीक है। रिस्पॉन्स एंड सिंपैथी जो होती है वो तो हमने पहले भी किया था कि क्या सिंपैथेटिक लेटर्स, एम्पैथेटिक लेटर्स, वो चीज़ है। अब ये देखो, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ रूटीन लेटर, पुट गुड न्यूज़ फर्स्ट, यू आर रिस्पॉन्डिंग फेवरेबली, ठीक है। रूटीन क्लेम, ये आप टेबल करके देखना, अगर ना समझ में आए तब पूछना। बाकी इस नीचे सिर्फ आई थिंक लेटर्स नहीं है। बॉडी ऑफ द लेटर, क्लोजिंग लेटर्स, ये वही एग्जांपल्स दिए जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। सो आपका सिलेबस ओवर है।